दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास और साथ ही साथ कुछ अन्य सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। यानी कि ये जो प्राचीन इतिहास से पूछा गया है कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो इसका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है वैशाली और पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी और उज्जैन, चौथा ऑप्शन है अयोध्या और मथुरा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है, जितने भी अभी इसमें प्रश्न कवर किए जाएंगे यानी कि 50 प्रश्न, उन सभी में जिनके भी प्रश्न के उत्तर आपको पता है, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में तुरंत उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका सही उत्तर ये है। पहले का उत्तर शेयर करते हैं आपके साथ में। जो पहला है इसका जो सही जवाब है वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो पहला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दूसरे प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक महान, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है हर्षवर्धन। आपको बताना है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की हुई थी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। पहला जो ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। इनका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के अधीन माना जाता है। यानी कि जो मुगल साम्राज्य था उस पूरे मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा शासक रहा है जिसके समयकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे शासक थे। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, यानी अकबर के शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत किस कंपनी के आगमन से हुई। यानी कि कौन सी कंपनी थी जिसके आने से भारत में औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई है। तो जो ये शब्द है औपनिवेशिक, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी देश किसी दूसरे देश में जाकर के उसके ऊपर शासन करने लगता है तो उसे कहा जाता है औपनिवेशिक शासन। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो चौथा ऑप्शन है वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। जो अगला प्रश्न है वो है 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ। ऑप्शन है पहला मेरठ, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है बम्बई या मुंबई और चौथा है मद्रास। तो आई होप कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सभी दोस्तों को पता होगा और जो सही जवाब है वो है मेरठ, यानी 1857 का क्रांति या जो विद्रोह है उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या का मेरठ। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1857, ऑप्शन नंबर बी है 1885, ऑप्शन नंबर सी है 1905 में या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1947 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885। ये सही जवाब है। इसी समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उनका नाम क्या है।
अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, यानी कि किस महापुरुष के द्वारा में अहिंसा ये जो शब्द है इसका प्रयोग या इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी में है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है इनमें से किस महापुरुष के द्वारा अहिंसा सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। तो आई होप कि सभी को इसका उत्तर पता होगा, लेकिन जिन साथियों को नहीं पता है उनके लिए बता दें, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही अहिंसा सिद्धांत का प्रयोग भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया था, यानी कि इनमें से कौन सी समिति है जिसके जरिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा और चौथा ऑप्शन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सी समिति ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ग, संविधान सभा, यानी कि भारत की संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। जो अगला प्रश्न है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसको तो ऐसे आप बता लेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना। तो ये भी एकदम नॉर्मल सा सवाल है और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही, बिना देखे इसका उत्तर दिया जा सकता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो भी साथी नहीं जानते हैं, अभी जो नए साथी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई को, अगर उनको नहीं पता है तो उनके लिए ये क्वेश्चन से हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको पता है आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिन साथियों को नहीं पता है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया हुआ था, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज आज हम देखते हैं भारत का जो तिरंगा झंडा है उसे किस महापुरुष के जरिए डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी में है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी में है जवाहरलाल नेहरू। अब आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है या फिर 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि पिंगली वेंकैया। इनके जरिए ही, यानी कि पिंगली वेंकैया ने ही भारत के तिरंगे झंडे को डिजाइन किया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे, या पहले गृह मंत्री कौन थे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वो पहले होना चाहिए था। आपको बताना है इनमें ऑप्शन नंबर 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी में है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्वतंत्र भारत की याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री की बात हो रही है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में आपके ऑप्शन है सीवी रमन, एमएस स्वामीनाथन, होमी जहांगीर भाभा और सत्येंद्र नाथ बोस। सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, जिन साथियों को नहीं पता है उनको हम बता देते हैं। इनका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का कि हरित क्रांति के जनक के रूप में एमएस स्वामीनाथन साहब को जाना जाता है। एमएस स्वामीनाथन साहब, जिनकी हाल में ही मृत्यु हुई है, यह भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में समझ लेते हैं। हरित क्रांति होता है भारत में फसलों को उगाने में एक महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी लेकर के आए, जिसके जरिए जो फसलों का उत्पादन था वो बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ा। ये 1960-70 के दशक की बात थी कि उस समय जब भारत में जो अनाज की कमी थी, तो अनाज की कमी को दूर करने के लिए तरीका अमेरिका से सीख के आए और उस तरीके को भारत में जब अप्लाई कराया गया तो भारत में फसलों का इतना बढ़िया, इतना तेज उत्पादन हुआ कि जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस प्रश्न को आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि किस समय भारत रत्न देने की यह शुरुआत
की गई थी? इसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत का ऑप्शन सॉरी यह भारत रत्न जो है इसका शुरुआत कब से की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1947 में, या फिर 1951 में, 1954 में, या फिर 1961 में। आपको सही जवाब इसका बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954। 1954 में ही यह भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसे देने की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई खेल यानी कि एशियाड जो गेम्स है वो किस वर्ष भारत में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1966, ऑप्शन नंबर सी है 1982, और फिर ऑप्शन नंबर डी है 2010। इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारत में जो पहला एशियाई खेल है वह कब आयोजित किया गया था। तो जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है 1951। 1951 के समय में ही भारत में पहले एशियाई गेम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका, वाशिंगटन DC अमेरिका, लंदन इंग्लैंड, या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब आपको इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो IMF का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में IMF का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? किस सन में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1945, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1963, और ऑप्शन नंबर डी है 1989। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। जिन साथियों को नहीं पता है उनको हम बताते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर ख, या दूसरा वाला जो ऑप्शन 1945, इस समय यूएन की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका, बी है जिनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर सी है ब्रसेल्स बेल्जियम, या फिर डी सिंगापुर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन साथियों को नहीं पता है उनको हम बताते हैं। इसका सही जवाब है ब्रसेल्स बेल्जियम, यानी कि ब्रसेल्स में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में, और जो अगला प्रश्न है वो है भारत का पहला उपग्रह भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV कब अंतरिक्ष में छोड़ा गया? तो ये GSLV का हिंदी में पूरा नाम है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1975 में, दूसरा है 1980 में, तीसरा है 1988 में, या फिर चौथा ऑप्शन जो है वो है 1998 में। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बताते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1988। 1988 में भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ में। अगला है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर 2 है वेद व्यास, ऑप्शन नंबर 3 है कबीर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है तुलसीदास। तो सही जवाब इसका आई होप कि लगभग सभी लोगों को पता होगा। जिन साथियों को नहीं पता है इनको बता देते हैं। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या ख वेद व्यास, यानी कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। इनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो ये तो बिना ऑप्शंस को देखे ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। और 4 वेद कौन कौन से वो चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के अधीन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था तो मौर्य साम्राज्य में 10 शासक हुए थे। उनमें से 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, जिनमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं बिंदुसार, तीसरे हैं अशोक महान, और चौथे में ऑप्शन जो है वो
एक ही ऑप्शन को 2 बार कर दिया गया है। सम्राट अशोक, जिनमें इनकी जगह पे जो था वह बृहद्रथ था। ठीक है, इनकी जगह पे बृहद्रथ यानी कि जो लास्ट नंबर के शासक थे मौर्य साम्राज्य के, उनका नाम था, ये वो मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन सही जवाब आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे शासक थे जिनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक महान। ठीक है, तो ये चौथे वाले ऑप्शन पे ना जाइएगा। चौथे वाले ऑप्शन में बताया कि इनके जो लास्ट वाले शासक थे बृहदत्त मौर्य, वो थे जो मिसप्रिंट करके सम्राट अशोक यानी कि नाम को 2 बार प्रिंट कर दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक महान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब आपको इसमें जो प्रश्न है ये थोड़े से हाई लेवल के मिलेंगे। कुछ प्रश्न थे जो एकदम से इजी लेवल के थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न वो आपको मिलेंगे। तो चलिए, पहला जो ऑप्शन है वो है विज्ञान और कला में उन्नति के कारण, दूसरा है व्यापार और वाणिज्य में विकास के कारण, तीसरा ऑप्शन है साहित्य और कला में उत्कर्ष के कारण, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही ऑप्शन बताते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि गुप्त साम्राज्य जो है उसे स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विज्ञान और कला में भी उन्नति हुई, व्यापार वाणिज्य में भी उन्नति हुई और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति हुई थी। इसीलिए इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि इस समय को भारत का स्वर्ण समय कहा जाता है या स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है गंगा, दूसरा है सिंधु, तीसरा है सरस्वती और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है उनमें से जो मोहनजोदड़ो है या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो अब इनमें 4 ऑप्शन हो गए। इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्थापित प्राचीन साम्राज्यों में से एक चोल साम्राज्य के किसके लिए प्रसिद्ध था, यानी कि चोल साम्राज्य क्यों प्रसिद्ध था। मजबूत सेना के लिए, कुशल प्रशासन के लिए, भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत में स्थापित प्राचीन साम्राज्यों में से चोल साम्राज्य की बात की जा रही है कि चोल साम्राज्य क्यों प्रसिद्ध है। तो इन सभी के लिए, यानी कि चोल साम्राज्य की सेना मजबूत थी, प्रशासन कुशल था और भव्य मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी के लिए चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में सबसे एक फेमस या प्रसिद्ध साम्राज्य के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दास प्रथा को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में दास प्रथा चलती थी उसे किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है जजिया, 2 है खिलराज, 3 है बंदगी, या फिर चौथा है सिरनाम। अब इनमें से आपको बताना है कि जो दास प्रथा थी इसे किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा बंदगी। ठीक है, तो बंदगान कहे जाते थे, तो दास प्रथा को बंदगी के नाम से जाना जाता था। जो दास होते थे उन्हें बंदगान कहा जाता था। ठीक है, जजिया क्या है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि जजिया क्या कही जाती थी। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के संस्थापकों में से कबीर किन धर्मों के समन्वय के लिए जाने जाते हैं, यानी कि किन 2 धर्मों के बीच में समन्वय करने के लिए या सामंजस्य बैठाने के लिए जो भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के समय में कबीर जी हुए वो जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदू और जैन, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदू और इस्लाम, और ऑप्शन नंबर 4 है बौद्ध और जैन। चलिए अब इसका उत्तर बता देते हैं जिन साथियों को नहीं पता होगा। जिनको पता है आप कमेंट में बताइए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको हम बताते हैं। हिंदू और इस्लाम, यानी कि हिंदू और जो इस्लाम धर्म है जिसे हम मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम लोग जिस धर्म को पालन करते हैं वो इस्लाम धर्म है। ठीक है, तो इनके बीच में सामंजस्य या समन्वय बैठाने के लिए कबीर जी जाने जाते हैं। इनमें बहुत से उनके जो दोहे मिलते हैं वो हिंदू धर्म के आडंबरों के प्रति उन्होंने इस तरीके से अपने दोहे रखे हुए हैं कि जो हिंदू धर्म में आडंबर है वो समाज से दूर हों, यानी कि जो बुराइयां थी वो दूर हों। ठीक वैसे उन्होंने इस्लाम धर्म की जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, उन आडंबरों को दूर करने के लिए बहुत से दोहे कहे हुए हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला जो प्रश्न है वो है मुगल शासक
जिसके समय में फारसी कैलेंडर की शुरुआत की गई। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मुगल शासक जिसने भारत में फारसी कैलेंडर की शुरुआत की हुई थी। आपके ऑप्शन है बाबर, दूसरे हैं हुमायूं, तीसरे हैं अकबर और चौथे हैं जहांगीर। तो इनमें से जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, इनमें सही विकल्प हो जाएगा अकबर, यानी कि अकबर के समय में ही यह जो फारसी कैलेंडर है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दारा शिकोह किस मुगल शासक के पुत्र थे? जो दारा शिकोह थे वो किसके बेटे थे? अब आपको इसमें ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है जहांगीर, ऑप्शन नंबर दूसरे में शाहजहां, तीसरे में है औरंगजेब और चौथे में है बहादुर शाह। तो चलिए अगर आपने आपको इसकी जानकारी थी तो आई होप कि कमेंट में इसका उत्तर दे दिया होगा। जिन साथियों को नहीं पता है उनको इसका उत्तर बताते हैं। इनका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, यानी कि शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? यानी कि जब ब्रिटिश शासनकाल था तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, वो किसके समय में हुई? ऑप्शन नंबर 1 में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2 में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 में है रानी विक्टोरिया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में है लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब आपको बताना है। चलिए जिन साथियों को पता है आई होप कि आपने कमेंट में इसका उत्तर दे दिया है। जिन साथियों को नहीं पता है आपको बताते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में जो औद्योगिक क्रांति है वो हुई थी। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह, यानी 1857 की जो क्रांति है इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई है? क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन थोड़ा सा बदल करके पूछा गया है। अब इसमें आपके ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, मेरठ और लखनऊ। ठीक है, तो जो 1857 की क्रांति है, 1857 का विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है, इस नाम से जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाने वाली पहली प्रमुख घटना कौन सी मानी जाती है? यानी कि जो ब्रिटिश विरोधी भावना थी, लोगों की जो अंग्रेजों के प्रति में जो विरोध था, वो विरोध की जो भावना जगी, वो कौन सी ऐसी घटना है जिसके जरिए माना जाता है? पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है सन्यासी विद्रोह और चौथा है मालाबार विद्रोह। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, यानी कि सन्यासी विद्रोह से ही माना जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश थे, उन ब्रिटिशों के प्रति जो भारतीय लोग थे वो विरोध की भावना रखने लगे थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के पीछे कौन सी पार्टी थी? अब भारत के विभाजन का मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो उसके पीछे किस पार्टी का हाथ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर स्वराज्य पार्टी? सही उत्तर इसका बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुस्लिम लीग, जिसमें कि खास करके मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के सबसे ज़्यादा वो माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं कि उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में क्या क्या विशेषता पाई जाती है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत है या फिर उपरोक्त सभी? इन चारों में से जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई है और नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, भास्कर 1, इनसेट 1A या फिर मंगलयान? तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। तो जो भारत का पहला सैटेलाइट भारत से लॉन्च किया गया था, छोड़ा गया था स्पेस में, उसका नाम आर्यभट्ट था। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। ऑप्शन था MS स्वामीनाथन। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस दशक में शुरू हुई, यानी कि जो इकोनॉमिकल जिसे कहते हैं कि उदारीकरण हुआ वो किस दशक में शुरुआत हुई। 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। इसका सही उत्तर आई होप लगभग बहुत कम लोगों को पता होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1980 के दशक में। 1980 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। 2009 में, 2011 में, 2013 में या फिर 2015 में। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक, तो इसका भारत जो रूल है वो किस वर्ष, यानी कि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस समय पारित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ख 2011, यानी कि 2011 में ये जो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यह पारित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह किन क्षेत्रों में से दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में आप जब उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में, सार्वजनिक सेवा, व्यापार, उद्योग में, खेल, राजनीति और शिक्षा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जब आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 22 अगस्त को या फिर 11 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 22 अगस्त को। 22 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते हैं उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अगस्त मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं उनका जन्मदिन होता है जिसे हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यानी कि इस समय जिस समय यानी कि 2024 की बात की जा रही है, 2024 का आज मार्च का आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च है, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है रामनाथ कोविंद, दूसरे पे हैं द्रौपदी मुर्मू, तीसरे पे हैं नरेंद्र मोदी और चौथे पे हैं अमित शाह। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब ध्यान रखिएगा यह अभी वर्तमान के लिए लागू होता है, हो सकता है कि आप 2-4 साल के बाद में या 5 साल के बाद में अगर ये वीडियो को देखें तो यह ऑप्शन बदल सकते हैं, अब बदल जाएंगे, पूरी तरीके से बदल ही जाएंगे। तो अभी वर्तमान के लिए वर्तमान में उत्तर सही है, ठीक है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 2001, ऑप्शन नंबर बी में है 2005, ऑप्शन नंबर सी में है 2010 या फिर ऑप्शन नंबर डी में है 2015। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2001 में NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। भारत की वर्तमान मुद्रा क्या है? मुद्रा प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है रुपया, दूसरा है पाकिस्तानी रुपया, तीसरा है नेपाली रुपया और चौथा है श्रीलंकाई रुपया। तो भारत में सिर्फ रुपया नाम के प्रतीक से जो मुद्रा चलती है वो रुपया से चलती है। अलग अलग जो होते हैं उनमें अलग अलग देश, जैसे पाकिस्तानी रुपया है तो पाकिस्तानी रुपया के नाम से जाना जाता है, श्रीलंकाई रुपया के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में जो मुद्रा चलती है वो रुपया के नाम से ही जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है भारत, चीन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारत, चीन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी में है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी में है
26 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 22 अप्रैल, बी में है 5 जून, सी में है 15 अगस्त और डी में है 26 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में, या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, लंदन इंग्लैंड में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसका सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये रहे आज की इस वीडियो लेक्चर के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जैसे जो आप छोटे मोटे टीचर हैं, यानी कि जो इस छोटे से प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं, उन्हें आगे आकर के अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम जैसे ढेर सारे ऐसे जो छोटे चैनल चलाने वाले टीचर्स हैं वो किसी दिन आकर के एक बड़ा चैनल बनाएंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।